हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल टेस्ट नंबर 5, यानी कि आर्मी के पेपर में जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उसकी श्रृंखला में मैंने ये टेस्ट श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें मैं आज मॉडल टेस्ट नंबर 5 की चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं मेरे YouTube चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि दोस्तों, प्रत्येक बच्चे के मन में एक प्रश्न उठता है कि कौन से टॉपिक से कौन सा प्रश्न आता है और कितने प्रश्न पेपर में करने जरूरी हैं। तो दोस्तों, मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से आर्मी के पेपर में कितने प्रश्न आते हैं और कौन से टॉपिक से 100% क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कुछ प्रश्न आर्मी में हमेशा पूछे जाते हैं, सिर्फ संख्याओं का अंतर होता है। तो दोस्तों, अपन इसकी चर्चा करें मॉडल टेस्ट नंबर 5 की। तो अपना पहला प्रश्न रीजनिंग से पूछा है, जो कि आर्मी के पेपर में लगभग हर बार पूछा जाता है। दोस्तों, इसमें बात करूं तो इसने क्या दे रखा है, एक एबीसीडी की एक श्रृंखला दे रखी है और आगे का एक पद गायब कर रखा है जो अपने को पूछा है। दोस्तों, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप एबीसीडी के क्रमांक निर्धारित करें, यानी कि इनके नंबर डालें। नंबर आपको याद करने पड़ेंगे और याद कैसे करते हैं उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग याद कैसे करते हैं, घन याद कैसे करते हैं और इनके नंबर कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके नंबर डालूं तो एक का नंबर ए होता है 1 नंबर पे और सी आता है 3 नंबर पे, एफ 6 पे, तो एच 8 पर, के 11 पर, एम 13 पर, पी 16 पर, तो आर 18 नंबर पे आता है। अब दोस्तों, आप देखेंगे कि ये पहले वाला अक्षर इसमें 5 जोड़ने पे आया आगे, फिर इसमें 5 जोड़ दिए तो 11 हो गया, फिर 5 जोड़ दिए तो 16 हो गया। तो मैं ऐसे ही 16 में भी 5 ऐड कर दूंगा तो कितनी हो जाएंगी, 21, यानी कि पहला अक्षर जो आएगा वो एबीसीडी में 21वें क्रमांक का आएगा। अब दूसरे इस अक्षर की मैं बात करूं तो 3 के बाद क्या आया, 8 है। कैसे आया, 5 जोड़ दिया, फिर 8 में 5 जोड़ दिए 13 हो गया, 13 में 8 5 जोड़ दिए 18 हो गया, और मैं इस 18 में 5 जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 23, यानी कि 21वां और 23वां अक्षर आएगा। तो 21वां अक्षर होता है यू और 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू। तो इसका उत्तर हो गया यू डब्ल्यू, जो कि ऑप्शन ए में है। यू डब्ल्यू इसका उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करूं तो रीजनिंग से है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, पहले का दूसरे से संबंध है, यानी कि घड़ी का संबंध है समय से। तो मैं बोल दूं कि घड़ी है, उसमें क्या देखा जाता है, समय देखा जाता है। वैसे ही थर्मामीटर में क्या देखा जाता है, तो गर्मी या उष्णता नहीं देखी जाती, विकिरण भी नहीं देखी जाती, शक्ति भी नहीं देखी जाती। तो मैं बोलूं कि तापमान किसमें देखा जाता है, थर्मामीटर में जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको साइंस का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो थर्मामीटर में क्या मापते हैं, तापमान मापते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करूं तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखने में ये गणित का प्रश्न लग रहा है, जैसे कि यहां पर मैं अक्स लिख लूं तो बाह्य पदों का योग बराबर मध्य पदों के योग के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये रीजनिंग का प्रश्न है, गणित का प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न को सरल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये देखूंगा कि इस 5 का संबंध 27 से है, तो इस 9 का संबंध किससे होगा। तो मैं देख रहा हूं कि इस 5 से 27 कैसे बना। तो 5 से 27 बन ऐसे सकता है कि मैं 5 को 5 से गुणा कर दूं और 2 जोड़ दूं, 27 हो गई। लेकिन ऐसा भी बोल सकता हूं कि 5 का वर्ग कर दूं और वर्ग करके इसमें 2 जोड़ दूं, तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 25 में मैं 2 जोड़ दूं तो कितना हो गया, 27 हो गए, यानी कि ये वाला पद आ गया। ऐसे ही मैं 9 के साथ करूंगा, 9 का वर्ग कर दूंगा, कितना आ गया, 81 आ गया। 81 में फिर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 83, ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करूं तो ये प्रश्न आर्मी के एग्जाम में 100% प्रत्येक बार पूछा जाता है, यानी कि इस प्रश्न के बिना कभी आर्मी का पेपर मेरे हिसाब से शायद हुआ ही नहीं होगा। अब प्रश्न की बात करूं तो इसमें एक श्रृंखला दे रखी है और आगे का पद गायब कर रखा है, यानी कि आगे का पद आपसे पूछा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस संख्या की मैं बात करूं तो ऐसा देखूं कि 3 से 6 कैसे बना, तो मैं इनका सबसे पहले अंतर निकालूंगा, कितना आ गया 3, और फिर कितना अंतर आया इनके बीच, 5 का आया, फिर कितना आया 7 का आया।
आप देखेंगे कि 3 के बाद 5 आ रहा है, फिर आ रहा है 7, यानी कि 3 के बाद 1 छोड़ दिया 5 आ गया, 1 छोड़ दिया 7 आ गया, तो 1 छोड़ दूंगा 8, तो कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब हो गया इस 18 में 9 जोड़ दूंगा, वो यहां पर संख्या आएगी, तो 18 में मैं 9 जोड़ दूं तो मेरे पास आ गया 27। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 27, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, तो रमेश की आयु ज्ञात करो। यानी कि अपने को जो ऑप्शन में दे रखा है, किसकी आयु दे रखी है, रमेश की आयु दे रखी है और वर्तमान आयु ही दे रखी है। तो दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए अपन ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि इस प्रश्न को सरल तरीके से करने के लिए आप ऑप्शन टेस्ट करके देखें, काफी सरल होगा, यानी कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं बोल दूं, ये तो हो गया रमेश और ये हो गया उसका पुत्र। अब इसकी बात करो तो क्या बोल रहा है कि रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी, यानी कि रमेश है वो अपने बेटे से कितना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। तो मैं देखूं कि ऑप्शन में मेरे को किसकी आयु दे रखी है, रमेश की आयु दे रखी है, तो मैं रमेश की आयु 32 लेके देखूं, फिर 28 लेके देखूं, फिर मैं 36 लेके देखूं और फिर 35 लेके देखूं। तो मैं देख रहा हूं कि रमेश की आयु है वो अपने पुत्र की 4 गुनी बोल रहा है, पहली लाइन में बोल रहा है कि 4 गुनी है, तो 4 गुनी है, इसका मतलब इसमें 4 का भाग लगा दूं तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 8 वर्ष, इसमें 4 का लगा दूं तो 7 वर्ष, इसमें 4 का लगा दूं तो 9 वर्ष, इसमें 4 का लगाऊं तो पॉइंट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब शेष बच गए 3। तो आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 वर्ष पूर्व ये भी होगा, तो ये भी, तो 5 वर्ष पूर्व ये कितने का हो जाएगा, ये हो गया, इसमें 5 घटा दूं 27 हो गए और इसमें 5 घटा दूं 3 हो गए। तो पहला ऑप्शन मैं चेक करके देखता हूं, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, तो 9 गुनी हो रही है 3 9 या 27 हो रही है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 32 वर्ष रमेश की आयु है। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यदि 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे में पूरा करते हैं तो 45 घंटे में काम पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। दोस्तों ऐसा कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए, आप एक तरीका अपनाइए। जैसे कि आपको लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले आदमी लिखना है, यानी कि आदमी और दिन, बीच में हमेशा क्या आएगा, काम आएगा, यानी कि इतने आदमी इस काम को इतने दिन में करते हैं, यानी कि बीच में हमेशा काम आएगा। दिन और आदमी को आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि दिन यहां पर आ सकता है, आदमी यहां पर आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अब प्रश्न को पढ़ूंगा, वैसे वैसे करता जाऊंगा। क्या बोल रहा है कि यदि 25 आदमी, कितने आदमी, 25 आदमी है, किसी काम को 27 घंटे में पूरा करते हैं, तो किसी काम को मैं एक मान लेता हूं, उस काम को कितने घंटे में पूरा करते हैं, 27 घंटे, या फिर मैं बोलूं 27 दिन में करते हैं, तो ये समय आ गया। आगे क्या बोल रहा है कि 45 घंटे में काम पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो कितने आदमी चाहिए, मेरे को अक्स आदमी चाहिए और काम वही है, क्या है, एक है, और घंटे कितने लग रहे हैं, मेरे को इस बार 45 घंटे लग रहे हैं। मैं नीचे लाइन खींचूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इन संख्याओं को गुणा कर दूंगा, यानी कि 25 1 और 27 तीनों को गुणा करूं तो मैं लिख सकता हूं 25 गुणा 27। आगे मेरे पास क्या बचा, अक्स गुणा 1 गुणा 45, तो मेरे पास 45 अक्स बचा, तो मैं सीधा ही इसमें 45 का भाग लगा दूंगा। तो मैं 5 को इससे काटूं 5 बार, ये काट दिया मैंने 9 बार, इसको काटा मैंने 1 बार और इसको काटा मैंने इससे 3 बार, तो 5 तिया 15। इसका मतलब प्रश्न में 15 कितना हो गया, 15 आदमी, आदमी पूछा था अपने को, तो प्रश्न का उत्तर हो गया 15 आदमी इस काम को 45 घंटे में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की बात करूं तो इसमें दे रखा है कि 1200 रुपए का 3 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर पर 1632 रुपए हो जाएंगे, यानी कि 1200 रुपए है और वो 3 वर्ष में एक दर है, उस दर पर मैं ब्याज में दूं तो 1632 रुपए हो जाएंगे। तो आपको पता चल गया साधारण ब्याज का सवाल आ गया, तो आप साधारण ब्याज का एक सीधा सा फॉर्मूला ऐड करें। जैसे कि मैं लिख रहा हूं कि साधारण ब्याज बराबर,
आपको याद न हो इसके लिए आप याद कर सकते हैं कि समुद्र बटे में 100, यानी कि समुद्र में 100 का भाग लगा दूंगा तो साधारण ब्याज आ जाएगा। समय, मूलधन और दर तीनों गुणा में बटे 100। अब मैं इस फॉर्मूले में मान रखूंगा तो 1200 रुपए का, यानी कि मूलधन कितना है अपना 1200 रुपए, तो मैं 1200 रुपए इधर लिख लूंगा क्योंकि मूलधन यहीं पर है। 3 वर्ष में तो समय भी इधर ही है तो मैं लिख लूंगा 3। क्या बोल रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि दर मुझे पता नहीं है तो मैं दर को आर लिख लूं, रेट। अब बट्टे में क्या लगा रखा है, 100 लगा रखा है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज अपने को पता होना चाहिए तभी तो दर निकलेगी। साधारण ब्याज ने देखा, इसमें क्या दे दिया कि 1632 रुपए हो जाएंगे, यानी कि 1200 रुपए थे और वो 3 वर्ष में कितने हो गए, 1632 रुपए हो गए। इसका मतलब कुछ ब्याज लगा, 1200 से कितना बढ़ गया है, 1632 हो गया। तो 1632 में से 1200 घटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 432 रुपए, जो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। 1200 रुपए पर 432 रुपए साधारण ब्याज के लगकर 1632 रुपए हो गए। तो ये 1632 जो अपने को प्रश्न में दे रखा था, ये दे रखा था मिश्र धन, और मिश्र धन में से मूलधन घटा दूंगा, मेरे पास ब्याज आ जाएगा। मैं यहां से इसको सरल करूंगा तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दूं। अब मैं यहां से r का मान निकालूं तो 12 गुणा 3 इधर बटे में आ जाएंगे, तो 432 के बटे में आ गया 12 गुणा 3। इसको मैं इससे काट दूं तो मेरे पास आ गया 36, और इसको इससे काट दूं तो मेरे पास आ गया 12, यानी कि मेरे पास जो दर आई है वो आई है 12%, यानी कि 12% की दर पर 1200 रुपए 3 वर्ष में 1632 रुपए हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 की बात करूं तो काफी सीधा प्रश्न पूछ रखा है। प्रश्न में क्या दे रखा है कि यदि 6, 4, 7 अक्ष तथा 10 का माध्य 7 है तो अक्ष का मान ज्ञात करें। सबसे पहली बात तो ये कि माध्य क्या होता है, तो माध्य होता है औसत, यानी कि माध्य का मतलब है बीच वाला मान या फिर मध्य मान, वो क्या है, औसत है। ये माध्य की जगह इसने औसत नहीं दिया है, सीधा ही माध्य लगा दिया। तो आपको पता है कि औसत का यदि मैं फॉर्मूला लिखूं तो औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर, सीधा ही लिख रहा हूं मैं, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, राशियों का योग करेंगे तो 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अक्ष भी ऐड करना है प्लस 10 बटे में क्या आएगा, राशियों की संख्या आएगा। तो राशि की संख्या कहां से लिखूं, 1 2 3 4 और 5, तो मैं बटे में राशियों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। अब मेरे को यहाँ पर क्या लिखना है, औसत लिखना है। औसत अपने को माध्य के रूप में दिया है, कितना है, 7 है, तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगा। अब मैं इसको सरल करूंगा तो सबसे पहले बीजगणित के पदों को छोड़ दूंगा, गणित की संख्या में जोड़ लूंगा। तो 6 और 4 10 और 7 17, 17 और 10 27 हो गए, यानी कि 27, और प्लस में क्या बचा, अक्ष बचा, बटे में क्या था अपने पास, 5 था, 5 बटे में है, इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर भाग न लगा कर सीधा ही इस 5 को इससे गुणा कर दूं तो मेरे पास आ गया 35 आ गया। अब मेरे को मान निकालना है अक्ष का, तो अक्ष इधर प्लस में है, 27 इधर 35 के माइनस में आ जाएगा, तो 27 घट जाएंगे 35 में से, कितना बच गया, 8 बच गया। तो अपना जो अक्ष का मान आया है वो कितना आ गया, 8 आ गया। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी 8 ही हो गया है। अब 9 नंबर प्रश्न पर चर्चा करें तो लाभ हानि से प्रश्न पूछा है, 21 सेबों का क्रय मूल्य 15 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या है, बराबर है, तो प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसा प्रश्न आ जाए उसमें बराबर बोले तो आप क्या करें, जो क्रय मूल्य दे रखा है उसको विक्रय मूल्य मान लिया और विक्रय मूल्य जो दे रखा है उसको क्रय मूल्य मान लिया। अगर आप सीधा करना चाहें, अगर आप इस प्रश्न को ढंग से समझना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में आप लाभ हानि का टॉपिक देखें, उसमें आपको मैं ये डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है कि 21 सेवों का क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो दे रखा है उसको लिख ले क्या, विक्रय मूल्य है, कितना हो गया, 21 हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, आगे बचा है कितना, 15, ये हो गया क्रय मूल्य। तो अपन देखें कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं, तो 15 के ऊपर कितने का फायदा हो रहा है, देखो खरीद लिया 15 रुपए में, बेच दिया 21 रुपए में, इसका मतलब 15 पर इसको कितने का फायदा हुआ, 6 का फायदा हुआ। तो गुणा कर दूंगा
100 से गुणा कर दिया मैंने 100 से। इसको मैं काटूं 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 पंजो, इसको मैं काटूं एक बार तो ये आ गया 20 और इस 20 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो 40% का क्या हो गया, लाभ हो गया। प्रश्न का उत्तर हो गया 40% लाभ। अगर आप सीधा करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्रय मूल्य 15 और 21 रुपए क्या विक्रय मूल्य गुणा 100। आप इनको काटेंगे तो आएगा 140, यानी कि 100 से अधिक आया, कितना अधिक आया, 40% अधिक आया, तो 40% लाभ हो गया। यदि यहां पर आपके पास आता 80 तो 20 कम आया, कितने से, 100 से, तो 20% की हानि हो जाती। प्रश्न नंबर 10 की बात करूं तो प्रश्न काफी जटिल नजर आता है, लेकिन आप इसको सीधा करने का प्रयास करें। 30 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े तथा 5 मीटर ऊंचे कमरे में कितनी लंबी से लंबी पाइप रखी जा सकती है। दोस्तों ये बात कर रहा है अपने कमरे की, यानी अपन जिस कमरे में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार सपोज कीजिए कि आप उस कमरे में बैठे हैं और आप कितना लंबे से लंबा पाइप या फिर सीढ़ी उसके अंदर लगा सकते हैं। तो मैं देखूंगा कि नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने में ही मैं एक लंबा पाइप या फिर लंबी सीढ़ी रख सकता हूं। तो मेरे को क्या ज्ञात करना है, उस कमरे का विकर्ण एक प्रकार से ज्ञात करना है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और तीनों का कर दूंगा जोड़ के वर्गमूल। लेकिन अगर सीधा करना चाहो तो आप क्या करेंगे, 30 का वर्ग करें। 30 का वर्ग किया मैंने, कितना हो गया, 900 हो गया। 6 का वर्ग किया मैंने, कितना हो गया, 36 हो गया। 5 का वर्ग किया मैंने, कितना हो गया, 25 हो गया। तीनों को जोड़ दूंगा, कितना आ गया, 961 आ गया। 961 आया, इसका मैं वर्गमूल कर दूंगा, मेरे पास उत्तर आ गया 31। इकाइयां दे रखी है मीटर में, तो 31 मीटर इस प्रश्न का उत्तर हो गया। दोस्तों ये था मॉडल टेस्ट नंबर 5। यदि आपको मेरे द्वारा करवाई गई ये प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियो उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।